हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो है ही है साथ में, बट इजी भी बहुत है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम देख लेते हैं कि इसमें है क्या। बहुत इजी टॉपिक है, आपको जस्ट मैं वन टाइम रीड करूँगी और आपको याद हो जाएगा कि इसमें क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। लास्ट मेरा वीडियो था जीन थेरेपी, आई होप आपको वो वीडियो समझ में आ गया होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखेंगे गिविंग अ एडवाइस टू द पेरेंट्स अबाउट रिस्क ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए फ्यूचर चाइल्ड। अब काउंसलिंग का मतलब वही आप समझ सकते हैं, एडवाइस। ठीक है, मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो काउंसलिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग पे होगा, उसमें और मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को एडवाइस देना है अबाउट द रिस्क ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर, कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी रिस्क है फ्यूचर में जो आपके आने वाला बच्चा है उसको। तो उसके बारे में जो हम एडवाइस देते हैं, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। गिविंग अ एडवाइस टू द पेरेंट्स अबाउट रिस्क ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए फ्यूचर चाइल्ड। ठीक है, इसकी एक और अनदर सेकेंड डेफिनेशन है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है, ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन प्रोसेस है, दो पर्सन के बीच में। डील विथ ह्यूमन प्रॉब्लम्स। अब वो किसके बीच में डीलिंग हो रही है, जो ह्यूमन की प्रॉब्लम्स है उसके बीच में क्या हो रहा है, उसको लेकर कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस है विच डील्स विथ ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो हैं associated with the occurrence or risk of occurrence और ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए फैमिली इज कॉल्ड एज ए जेनेटिक काउंसलिंग। हमने देखा कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमन की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो प्रॉब्लम या हेरिडिटरी जो भी प्रॉब्लम डिसऑर्डर हेल्थ से रिलेटेड देखे गए हैं, वो या फिर रिस्क हो सकती है, हम उसको और फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। एसोसिएटेड विद द अकरेंस और रिस्क ऑफ अकरेंस, हुआ है या होने की रिस्क है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हो गया हमारा जेनेटिक काउंसलिंग। और जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए फैमिली इज कॉल्ड एज ए जेनेटिक काउंसलिंग। और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम फैमिली की जो काउंसलिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लेना। बहुत इजी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिए ताकि आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, शेल्डन रीड प्रपोज द टर्मिनोलॉजी जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग की जो टर्मिनोलॉजी, इस वर्ड को किसने दिया है, शेल्डन रीड ने दिया है। वो कब दिया, 1947 में, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिकेशन फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, कि किन किन केस में हम, क्या इंडिकेशन है जिसमें जेनेटिक काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिकेशन में हो गया जैसे हेरिडिटरी डिसीज इन ए पेशेंट एंड ए फैमिली। देखो मैंने ना इसमें सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखे हैं, मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगी, मैं जो भी बोलूँगी, आई थिंक आपको एक लाइन क्लियर हो जाएगी, तो आप एग्जाम में डिटेल में विथ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख समझना, हेरिडिटरी डिसीज इन अ पेशेंट एंड ए फैमिली। अब कोई हेरिडिटरी डिसीज हो गई, लाइक जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। ठीक है, और भी बहुत सारी हेरिडिटरी, आज हमारे ह्यूमन को, हर एक ह्यूमन बॉडी में कोई ना कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है ना। तो कोई भी हेरिडिटरी डिसीज़ है, चाहे वो पेशेंट को है या उसकी फैमिली में है, तो उसके बारे में हम काउंसलिंग देंगे कि आपकी फैमिली में आपकी फर्स्ट जो बेबी है वो डाउन सिंड्रोम है, मे बी सेकेंड बेबी डाउन सिंड्रोम से अफेक्ट हो सकता है, तो आपको कैसे क्या क्या ध्यान रखना है, या क्या हम एक्शन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या दे सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल लिख देना, हेरिडिटरी डिसीज, एक दो एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका एक्सप्लेनेशन भी एलाबरेट हो जाएगी। ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर में आपका क्वेश्चन आता है तो बर्थ डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अगर जैसे मैक्रोसोमी वगैरह है ना, तो बड़ी बड़ी कोई बर्थ से ही उसको कोई डिफेक्ट है ना, बहुत सारे हैं, तो जो भी आपको याद रहता है आप लिख सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ठीक है, मेंटल रिटार्डेड है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है।
ठीक है। उसके बाद है ये एडवांस मैटरनल एज अबोव 35 ईयर। अब ये एक हम इसमें उस केस में दे सकते हैं जिसकी मदर है जो बहुत पहले लंबे टाइम से इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही थी या किसी रीज़न से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, और अबोव आफ्टर 35 शी बिकम ए प्रेग्नेंट। ठीक है, तो आफ्टर 35 एज अबोव होने के कारण क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं जिसमें जैसे बेबी को कोई डिफेक्ट हो गया कुछ है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, हम इट मीन्स जो काउंसलर हैं, एक्सपर्ट है, वो क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग देते हैं। अर्ली ऑनसेट ऑफ कैंसर इन ए फैमिली, और फैमिली के अंदर बहुत ही कम एज में या बहुत ज़्यादा देखा गया है कौन से कैंसर के केसेस, तो उस फैमिली को भी हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये जैसे ब्लड कैंसर हो गया है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स ना दिखी जाए। कैंसर, मिसकैरेज हो रहा है, जैसे मान लो किसी फीमेल को बार बार अगेन एंड अगेन मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो हेरिडिटरी है, जैसे मान लो मदर को थी तो देन उसकी फीमेल डॉटर को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना, तो उसको लेके भी कैसे उसकी काउंसलिंग की जाए, तो वो जेनेटिक काउंसलिंग हुआ। देन है माल फॉर्मेशन, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है ना बेबी का। देन उसके बाद है टेंडेंसी टू डेवलप ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, और कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे एपिलेप्सी वगैरह हो गया, कोई और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, जेनेटिक काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था इंडिकेशन फॉर जेनेटिक काउंसलिंग: हेरिडिटरी डिसीज इन ए पेशेंट एंड फैमिली, बर्थ डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, एडवांस मैटरनल एज अबोव 35 ईयर, अर्ली ऑनसेट ऑफ कैंसर इन फैमिली, मिसकैरेज, माल फॉर्मेशन एंड टेंडेंसी टू डेवलप ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये हो गए इंडिकेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन कन्वे इन द जेनेटिक काउंसलिंग। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे है देखेंगे हम इसमें वन बाय वन। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क ऑफ अकरेंस और रीअकरेंस, कि कोई भी रिस्क है, ठीक है, कि रिस्क ऑफ अकरेंस की जो प्रॉब्लम है वो फिर से हो सकती है या कितना चांसेस है उसको होने का, या वो नहीं हुई है, ठीक है, या कब वापस हो सकती है। तो ये क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क ऑफ अकरेंस, कि वो फिर से होने के कितने चांसेस है, कितने रिस्क है, या वो फिर कब हो सकती है, क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। देन सेकेंड है इम्पैक्ट ऑफ डिसीज़ ऑन द पेशेंट एंड फैमिली, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम है उसका फैमिली में और उसकी पेशेंट के और पेशेंट की फैमिली पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, अगर वो रीअकरेंस हो रही है तो उसके बारे में बताएंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ डिसीज़ एंड रिस्क, अब हम उस जो प्रॉब्लम होने जा रही या हो सकती है ना, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा या हो गई है, तो उसको हम कैसे मॉडिफाई करें कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो या नियर टू डेथ ना आए और प्रॉब्लम ना बढ़े, तो हम कैसे उस डिसीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं या उस रिस्क को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं जिसके कारण कोई प्रॉब्लम, जो जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही है, वो ना हो। देन जेनेटिक सर्विसेज, और हम उसको क्या सर्विसेज देंगे, क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू हम उसकी जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं फैमिली में या पेशेंट में, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, एंटिसिपेटेड फ्यूचर डेवलपमेंट, और फिर उसको एंटिसिपेट करेंगे कि देखिए अभी हम इस चीज़ पे काम कर लेंगे, जेनेटिकली काउंसलिंग, ये जेनेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू, जीन थेरेपी के थ्रू अगर हम उस चीज़ पे काम कर लेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि देखिए अभी अगर आप ये ट्रीटमेंट है इसका ये है, ये लेने से क्या होगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में भी ना हो, तो हम उसके बारे में उनको क्या करेंगे, फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, ये वाला थोड़ा है, देखिए 5 नंबर में अगर आपका आता है तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, इसमें मेनली 1, 2, 3, 4 एंड 5 फेजेस हैं। फर्स्ट है असेसमेंट फेज, डायग्नोस्टिक फेज, एनालिसिस फेज, कम्युनिकेशन फेज, रेफरल एंड सपोर्ट फेज। ठीक है, अब हम देखेंगे असेसमेंट फेज, कोई भी फेज में फर्स्ट हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो इसमें भी हम फर्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट फेज। ठीक है, अब असेसमेंट फेज में हम देखते हैं, असेसमेंट मतलब क्या हो गया, असेस करना, देखना, ये हो गया प्राइमरी बिगिनिंग फेज, एज वी ऑल नो ये क्या है, प्राइमरी फेज है, बिगिनिंग फेज स्टार्टिंग है। ठीक, किसी भी फेज की कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट है। इनिशियल इंटरव्यू, इनिशियल मतलब प्रारंभिक बोलते हैं जिसे हिंदी में, तो स्टार्टिंग में हम इंटरव्यू लेंगे विद द काउंसिली एंड द फैमिली फॉर जेनेटिक काउंसलिंग।
अब हम उसका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, काउंसलिंग जिसको ज़रूरत है और उसकी फैमिली को फॉर जेनेटिक काउंसलिंग की जेनेटिक काउंसलिंग अगर हम स्टार्ट करना है तो पहले फैमिली को और उसके बारे में हमें उनका इंटरव्यू उनके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। कलेक्ट फैमिली हिस्ट्री, फिर हम क्या करेंगे, उस फैमिली की हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, क्या प्रॉब्लम थी, कौन से साल में हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या सिम्टम्स देखे गए थे, है ना, किस स्थिति क्या लेवल पे वो गई थी, तो सारी फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, किस किस को देखी गई है प्रॉब्लम। कंसीडर द करेक्ट डायग्नोसिस बेस्ड ऑन हिस्ट्री। अब हमने जो हिस्ट्री ली है, जो काउंसिल और उसकी जो फैमिली से जो भी हिस्ट्री ली है, उसको हम क्या करेंगे, उस हिस्ट्री को करेक्ट डायग्नोस्ट करेंगे कि हाँ हो सकता है इस फैमिली में ये प्रॉब्लम देखी गई, तो मे बी ये इनको ये डायग्नोस कर सकते हैं कि फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है या जैसे ग्लूकोमा हो गया, बहुत सारी है ना। देन प्रिपेयर एंड एनालिसिस पेडिग्री, और उसकी बेस पे हम एनालिसिस करेंगे और पेडिग्री जो फैमिली ट्री होती है, जो चार्ट होता है, उसको हम फॉर्म करेंगे कि यहाँ यहाँ इनको ये प्रॉब्लम देखी गई है और ये फैमिली में इस लेवल पर है, ठीक है। तो ये हो गया असेसमेंट फेज। देन सेकेंड है डायग्नोस्टिक फेज। डायग्नोस्टिक फेज में डायग्नोज करना है हमें, जैसे है ना, समझेंगे डायग्नोस्टिक फेज में क्या लिखा है। जैसे द गोल इज़ टू मेक डायग्नोसिस ऑफ ए पर्टिकुलर जेनेटिक कंडीशन, ठीक है। हमारा मेन गोल क्या है कि हम डायग्नोज करेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर जेनेटिक प्रॉब्लम है जो इस फैमिली में देखी गई है, ठीक है। और सिंड्रोम, वही जेनेटिक कंडीशन और सिंड्रोम, दिस इज़ कॉमनली द केस व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद द मल्टीपल डिफेक्ट, और दिस इज़ द कॉमनली द केस। इसमें क्या होगा कि बच्चे में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो हमें देखने में आ रहा है, मल्टीपल डिफेक्ट कौन कौन से हैं, और उसमें हम किसी एक को डायग्नोस करेंगे। जैसे मान लो अब कन्फर्मेशन हम टेस्ट करेंगे, जैसे क्रोमोसोमल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, है ना, तो हम उसमें क्रोमोसोम एनालिसिस करते हैं, उससे हमें पता चल गया। देन बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं, एक्सरे के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हैं जो आप जिसके थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि इतने सारे डिफेक्ट, उसमें मेनली जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक काउंसलिंग की कौन जेनेटिक कंडीशन कौन सी है, तो वो हम इन टेस्ट के क्रोमोसोम के एनालिसिस के थ्रू, बायोकेमिकल टेस्ट और एक्सरेज वगैरह अदर टेस्ट के थ्रू हम उसको कंफर्म डायग्नोज कर सकते हैं कि पर्सन हैविंग दिस टाइप ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक फेज। देन नेक्स्ट थर्ड है, ठीक है, थर्ड एनालिसिस फेज। इसमें डायग्नोसिस में दो और रहता है, जैसे बायोप्सी के थ्रू और मॉलिक्यूलर डीएनए टेस्टिंग के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं, डायग्नोस्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम को स्पेसिफिक जेनेटिक प्रॉब्लम है। थर्ड है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में जैसे लिटरेचर सर्च एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब एनालिसिस करेंगे, अभी हमें ये डायग्नोज्ड हुआ है, ये रिपोर्ट्स हमने देखा है, और हम लिटरेचर में देखेंगे कि क्या क्या ये सिम्टम्स है, क्या ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी है तो किस लेवल पे है, कौन सी जनरेशन तक ये हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इसमें एनालिसिस लिटरेचर को सर्च करेंगे, क्या क्या रिसर्च हुई है उसके बेस पर एनालिसिस करेंगे। कंसल्टेशन विद द अदर एक्सपर्ट, और ये एक डॉक्टर ने डायग्नोज किया है, देखा है, तो और अदर एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। कंपाइलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ रिओकरेंस। अब वो जो भी इंफॉर्मेशन मिली है हम उन्हें जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिओकरेंस, और फिर हम डिटरमाइन करेंगे अब ये जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल पर रिओकरेंस हो सकती है, या हमें इसको रिओकरेंस होने से रोकना है, कैसे करना है, इसके बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया एनालिसिस फेज। देन नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फेज। अब कम्युनिकेशन फेज में कम्युनिकेशन, ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट एंड द रिस्क टू द काउंसली एंड टू द फैमिली। अब जो भी हमने डायग्नोज किया, एनालिसिस किया, देन उसके बाद पे जो भी हमने रिजल्ट निकाला, जो भी कंक्लूड किया डॉक्टर ने एक्सपर्ट के थ्रू वगैरह डिस्कशन के बाद, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, जो भी रिजल्ट मिला कि इस फैमिली में जो देखा गया है जनरली ये वाली प्रॉब्लम देखी गई, जैसे ग्लूकोमा है तो वो देखा गया है, ठीक है। एंड रिस्क टू द काउंसली एंड द फैमिली, और इसकी क्या रिस्क हो सकती है, आपको कैसे अलर्ट रहना है। हो सकता है जैसे पर्सन को ग्लूकोमा रहा फैमिली हिस्ट्री में, तो आप ध्यान रखना कि आपके बेटे की इस एज में, बेटी की इस एज में आप प्रॉपर आई चेकअप करवाते रहना, है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जनरेशन में अगर आप उनकी मैरिज करवाते हैं तो आगे वाली फैमिली में देखना कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इस प्रकार से कम्युनिकेट करेंगे। डिस्कशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़, करेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन, और जो डिस्कशन करेंगे कि जो इसकी हिस्ट्री है, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर की, ये किस टाइप की डिसीज़ देखी गई है, ठीक है, और क्या क्या इसमें
हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर की क्या सिम्टम्स देखे गए हैं, क्या हिस्ट्री रही है, और इसका अभी करंट में अभी जो प्रॉब्लम है उसका अभी करंट में क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जो इसके लिए ईजीली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या मेडिसिन्स हैं, ठीक है। देन रिव्यू ऑफ क्वेश्चंस, और फिर उनके जो भी क्वेश्चंस उसको देखेंगे और उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। असेस द काउंसलिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्ट एंड रिलेवेंट हेरिडिटरी पैटर्न, डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर द डिसऑर्डर की काउंसलिंग हम ये ना असेस करेंगे कि हमने इतना समझा है, क्या उन्हें वो समझ में आया, या काउंसिल या उसकी फैमिली में अगर किसी को कोई डाउट है तो हम उसे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। रिलेवेंट हेरिडिटरी पैटर्न, जो भी हेरिडिटरी पैटर्न है, किस किस टाइप से ये हेरिडिटरी देखा गया वो सारा समझाएंगे। उसका डायग्नोज कैसे करेंगे, और उसका मैनेजमेंट क्या है वो भी हम उसके बारे में बताएंगे। तो ये सारा हो गया, कम्युनिकेशन फेज हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट है रेफरल एंड सपोर्ट फेज, ठीक है। अब है रेफरल एंड सपोर्ट फेज में हम देखते हैं, रेफर द इंडिविजुअल टू द जेनेटिक स्पेशलिस्ट फॉर फर्दर इंटरवेंशन। अब हमने जेनेटिक जो भी प्रॉब्लम थी वो डायग्नोज करके बता दी, ठीक है। अब हम बोलेंगे अगर जैसे मान लो ग्लोकोमा की प्रॉब्लम है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉब्लम, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, तो वो स्पेसिफिक हम उनको एक्सपर्ट के पास भेजेंगे कि फर्दर इंटरवेंशन आप वहाँ जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो भी वो सजेशन दे उसके एज पर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है रेफरल फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ फॉर डिफरेंट डिसऑर्डर। अब जैसे मान लो फैमिली में हिस्ट्री देखी गई तो क्या करेंगे कि जो भी प्रीनेटल मदर है, डायग्नोस्ड है ना प्रीनेटल, उसको हम क्या करेंगे, एक्सपर्ट के पास भेजेंगे, क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं और अलग अलग डिसऑर्डर के लिए अलग अलग होती है, तो वो हम उनको रेफ़र करेंगे। सपोर्ट डिसीजन मेड बाय काउंसिल। अब डिसीजन मेड बाय द काउंसिलर उसको सपोर्ट करेंगे कि आपको ऐसे करना है, ठीक है, आप जो भी सोच रहे ठीक सोच रहे हैं, आप ये ऐसे प्रॉपर हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, सब सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। फॉलो अप एंड इवेल्यूशन, अब उसका फॉलोअप करना है कि हमने आपको बता दिया था, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया रही, या फिर आप जो भी जहाँ जिस डॉक्टर के पास गए वहाँ पर फॉलोअप लेना है, जिससे कितना रिजल्ट मिलता है, इवेल्यूट करेंगे कितना बेनिफिशियल है रहा और क्या रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट की, है ना। तो ये हो गया रेफरल एंड सपोर्ट फेज, जिसमें हमने देख लिया फेजेस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन कहाँ जेनेटिक काउंसलिंग, जैसे प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। प्रीनेटल मदर हो गई, उनको जेनेटिक काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट, पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग, अडल्ट जेनेटिक काउंसलिंग एंड द कैंसर जेनेटिक काउंसलिंग। तो ये सारी जो भी हैं ये एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, प्रीनेटल, पीडियाट्रिक, अडल्ट एंड कैंसर जेनेटिक काउंसलिंग। इस फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं। आई होप बहुत ईजी टॉपिक था, पर इसको अपने हाथ से जाने मत देना। अगर 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का आता तो आप इजीली स्कोर कर सकते, बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। आपको फेज देखना है, असेसमेंट फेज, डायग्नोसिस फेज, एनालिसिस फेज, ठीक है, ट्रीटमेंट फेज, देन रेफरल, ऐसे बहुत ईजी है और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होगा वीडियो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा, बहुत इजी टॉपिक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। ओके, थैंक यू क्लास।